हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह क्लास बीकॉम पार्ट थर्ड का होगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने बीकॉम पार्ट थर्ड के कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर 1 को शुरू किया था और कुछ टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसके नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम आपके ज़रूरत का वीडियो या ज़रूरत का मटेरियल लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आपके इस अपने चैनल द विजन कॉमर्स पे आईकॉम, बीकॉम और यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कराई जाती है। तो आपको आपके क्लास का मटेरियल ढूंढने में कठिनाई नहीं हो, इसके मद्देनज़र हम लोगों ने इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से अपने क्लास के मटेरियल को आसानी से ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए आप हमारे फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा लागत लेखा पद्धति का विकास एवं प्रगति, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अर्थात कॉस्ट अकाउंटिंग का विकास कब हुआ, ये डेवलप किस परिस्थिति में हुआ, इसका प्रोग्रेस किस परिस्थिति में हुआ, ये जानना जरूरी है। दोस्तों, हम ये जान चुके हैं कि किसी भी उत्पादन वाले कार्य व्यापार के लिए, उत्पादक के लिए कॉस्ट कितना महत्वपूर्ण है। अब हम इस चीज़ को समझ लें कि इसका विकास, इसका डेवलपमेंट किस परिस्थिति में हुआ था। तो हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जब पूरे वर्ल्ड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो उसके दौरान उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया, विकसित किया गया, जिसके कारण उत्पादन बहुत भारी मात्रा में होने लगा। और जब उत्पादन भारी मात्रा में होने लगा तो बड़े बाजार की आवश्यकता महसूस हुई और उस बाजार में बहुत सारे उत्पादक अपने उत्पाद को लाकर बेचने का प्रयास करने लगे। तत्पश्चात उत्पादकों में एक बहुत बड़े प्रतिस्पर्धा का विकास हुआ और उनको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। तो यहाँ आवश्यक था कि अगर वे बाजार में बने रहना चाहते हैं, इस प्रतिस्पर्धा में टिकना चाहते हैं, तो अपने उत्पादन का लागत मूल्य नियंत्रित करें। यह महत्वपूर्ण इसके विकास का कारण रहा कि सभी उत्पादक ये चाहते थे कि उनके उत्पाद का लागत मूल्य नियंत्रित रहे, कम रहे, ताकि वो अपने प्राइस का निर्धारण सही तरीके से कर सके और उनके उत्पादन का प्राइस अन्य उत्पादकों के समतुल्य हो या कम हो। अगर ये नहीं कर पाते तो वो उस समय या अभी भी बाजार में नहीं टिक पाते या नहीं टिक पाएंगे। तो कॉस्ट कंट्रोलिंग बेहद ज़रूरी है ताकि प्रतिस्पर्धा का सामना किया जा सके। तो उस समय उत्पादकों में ये आवश्यकता महसूस हुई कि वो कॉस्ट निर्धारण कर सके। तत्पश्चात कॉस्ट अकाउंटिंग का तीव्र गति से विकास हुआ। तो ये पहला पॉइंट है इसके विकास का, रिवैल्यूएशन, इंडस्ट्रियल रिवैल्यूएशन। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है वैज्ञानिक प्रबंध एवं विवेकीकरण, साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड रेशनलिज्म। इस चीज़ को हम लोग समझे। दोस्तों, वर्तमान में जितने भी उत्पादक हैं वे वैज्ञानिक प्रबंध एवं विवेकीकरण का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने उद्योग में, ताकि लागत मूल्य न्यूनतम हो और लाभ अधिक अर्जन किया जा सके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के डेवलपमेंट में इस सिद्धांत का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा था और इससे कॉस्ट कंट्रोलिंग करके ही लागत मूल्य न्यूनतम किया जा सकता था और लाभ अधिक गेन किया जा सकता था। तो इस सिद्धांत के कारण भी कॉस्ट अकाउंटिंग का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ था। नेक्स्ट है बड़े पैमाने पर उत्पादन की नीति, पॉलिसी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। पॉलिसी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। दोस्तों, जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी तब मैंने पहले ही बताया कि उत्पादन बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगा था। अप्रत्याशित गति से उत्पादन बढ़ने लगा था। सभी उद्योग धंधा एकदम तीव्र गति से अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहे थे। तो इस स्थिति में ज़रूरत था कि उनके उत्पादन का जो लागत है वो अंडर कंट्रोल रहे, नियंत्रित रहे। तो ये सिद्धांत भी, कॉस्ट कंट्रोल के सिद्धांत भी लागत लेखा कॉस्ट अकाउंटिंग के डेवलपमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। चूँकि कॉस्ट कंट्रोलिंग के बिना हम
उत्पादन की बड़े पैमाने पर उत्पादन की नीति को सफल नहीं कर सकते थे, तो लोगों में कोस्ट अकाउंटिंग की आवश्यकता महसूस हुई और इसका विकास बड़े पैमाने पर होने लगा। दोस्तों, अगला है उद्योगों में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन अमॉन्ग द इंडस्ट्रीज। उद्योगों में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, या आज तो प्रतिस्पर्धा बहुत बड़ा एक तगड़ा प्रतिस्पर्धा उद्योग कंपनी को, उद्योग वालों को सामना करना पड़ता है। तो इस कंपटीशन में टिके रहने के लिए, इस प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए ज़रूरत होता है कि उत्पादन का, प्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट है उसका गुणवत्ता अच्छा हो और लागत कम हो, ताकि हम उसे उचित मूल्य पर बाजार में सेल आउट कर पाए। तो इसलिए यह ज़रूरी होता है कि हम उसके गुण को और अच्छा बना पाए और उसके लागत को नियंत्रित कर पाए, कम कर पाए, ताकि हम बाज़ार में उसको उचित मूल्य पर बेचें। तो यहाँ कोस्ट अकाउंटिंग काफ़ी इफेक्टिव होता है। अगर कोस्ट अकाउंटिंग नहीं किया जाए तो हम किसी भी उत्पाद का लागत मूल्य कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और जब लागत मूल्य ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम उसका सेलिंग प्राइस अच्छे ढंग से या एक उपयुक्त सेलिंग प्राइस निर्धारित नहीं कर पाएंगे। तो ये जब उद्योग में प्रतिस्पर्धा की जब बात आती है तो वहाँ कोस्ट अकाउंटिंग का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो उद्योगों में प्रतिस्पर्धा भी कोस्ट अकाउंटिंग के विकास में सहायक रहा। नेक्स्ट है मूल्य नियंत्रण, प्राइस कंट्रोल। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि इस प्रतिस्पर्धा भरे बाजार में अगर कोई उत्पादक अपने उत्पाद का मूल्य नियंत्रण नहीं रख पाता है तो वो प्रतिस्पर्धा के इस बाजार में ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएंगे। तो ये मूल्य नियंत्रण कैसे होगा? तो इसके लिए हमें उसके कॉस्टिंग को नियंत्रण करना पड़ेगा, उसके कॉस्ट एक्सपेंस को नियंत्रित करना पड़ेगा, लागत जो खर्च है उसको नियंत्रित करना पड़ेगा, तभी हम उसके मूल्य को भी नियंत्रित कर पाएंगे। तो ये मूल्य नियंत्रण का भी जो सिद्धांत रहा वो कोस्ट अकाउंट के डेवलपमेंट में काफ़ी भूमिका निभाया था। दोस्तों, नेक्स्ट है सरकारी सहायता, गवर्नमेंट्स एड। दोस्तों, कुछ उत्पादन क्षेत्र ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिसका चलना सरकार के लिए ज़रूरी होता है, गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो वैसे उद्योग को सरकारी सहायता प्रदान किया जाता है। सभी उद्योग को जनरली ये सहायता प्रदान नहीं किया जाता है। जिसका चलना सरकार के लिए बेहद ज़रूरी हो, वैसे उद्योग को ये सहायता मिलता है। तो इसका निर्धारण कैसे होगा, सरकार इसका निर्धारण कैसे करके भुगतान करेगी? तो इसके लिए कोस्ट अकाउंटिंग की आवश्यकता होती है। कोस्ट अकाउंटिंग के विवरण के आधार पर ही गवर्नमेंट ऐसे उद्योगों को एड्स प्रदान करते हैं। तो जो इस तरह का उद्योग होगा, जिनको इस तरह गवर्नमेंट ऐड चाहिए, उनको गवर्नमेंट सहायता चाहिए, सरकारी सहायता चाहिए, तो उनको कोस्ट अकाउंटिंग का विवरण, कोस्ट विवरण देना पड़ेगा, तभी उस आधार पर उनको इस तरह का सहायता मिल पाएगा। तो इससे भी कोस्ट अकाउंटिंग का काफ़ी विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। दोस्तों, नेक्स्ट है साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दोस्तों, कोई भी उद्योग में जितने भी संसाधन का सेटअप होता है, सभी उत्पादक ये चाहते हैं कि उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन किया जाए, उसका एक सर्वोत्तम उपयोग हो, ताकि उससे उत्पादन अधिक हो और इनकम अधिक हो। तो दोस्तों, किसी भी उपक्रम में अगर उसके साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना है तो उसके उत्पादन क्षमता को हमें बढ़ाना पड़ेगा, और उत्पादन क्षमता का कैलकुलेशन रखना पड़ेगा कि किस वर्ष में किस टाइम कितना उत्पादन हो रहा है। तो इससे भी कॉस्ट अकाउंटिंग का काफ़ी विकास हुआ। चूँकि ये फिनेंशियल अकाउंटिंग में ये सारी बातें रख पाना पॉसिबल नहीं है और नहीं रखा जाता है, तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का विकास तीव्र गति से हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दोस्तों, जब विश्व में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तब उद्योगों पर अधिक जोर दिया गया, उद्योग का विकास होने लगा, और जितने भी पुराने उद्योग हैं वो तीव्र गति से प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने लगे और उनका विकास बहुत तेज़ी से होने लगा। तो उस समय जब विकास उनका तेज़ी से होने लगा तो महसूस हुई कि उसके उत्पादन को
जो उत्पादन में लागत है या जो रिसोर्सेज का उत्पादन क्षमता है, इस सब का एक विवरण उद्योग में रखा जाए, और ये विवरण रखने की ही कला को हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान भी कॉस्ट अकाउंटिंग का जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान उस समय जब सारे उद्योग बहुत तीव्र गति से संचालित होने लगे थे, प्रोडक्शन बढ़ने लगा था, तब उस समय कॉस्ट अकाउंटिंग की आवश्यकता सभी उद्योग को महसूस हुई और उस समय इसका विकास हुआ। दोस्तों नेक्स्ट है 1929 की मंदी। 1929 की मंदी, ये पूरे विश्व में आर्थिक मंदी छाया था। इस समय पूरा विश्व इस आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, लड़ रहा था। तो वहाँ ज़रूरत थी कि जितने जो उत्पादन का सेंटर है वो कॉस्ट को कंट्रोल करे और उसका प्राइस रेट मार्केट में कम करे, ताकि उपयुक्त वस्तु आम जनों के लिए आसानी से बाजार में उपलब्ध हो। तो उस समय ये कॉस्ट कंट्रोलिंग का सिद्धांत भी लागत लेखा पद्धति के विकास एवं प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो दोस्तों ये रहा लागत लेखा पद्धति का विकास एवं प्रगति। इनका विकास, इनका प्रगति, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस किस परिस्थिति में हुआ उसे हमने समझा। आप इस पूरे बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में सहायता मिले। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी के आधार पर आप नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ये सीरीज कंटिन्यू चलेगा कॉस्ट अकाउंटिंग का। दोस्तों तो इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो लागत लेखांकन की आवश्यकता, नीड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अर्थात ये तो हमने देखा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का विकास और प्रगति किन किन परिस्थितियों में हुआ था। अब हम ये देखेंगे कि लागत लेखांकन की आवश्यकता क्या है, इसे क्यों बनाया जाना चाहिए और यह क्यों जरूरी है किसी भी फर्म के लिए। तो इस स्थिति को समझते हैं, इसका नीड क्या है, इस चीज़ को देखें। सबसे पहला पॉइंट है उत्पादन लागत के संबंध में जानकारी, नॉलेज अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों जो फिनेंशियल अकाउंटिंग है वो हमको उत्पादन लागत के संबंध में जानकारी नहीं दे पाता है। तो उत्पादन लागत का प्रॉपर्ली हमको जानकारी लेने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की आवश्यकता महसूस हुई, और कॉस्ट अकाउंटिंग से ही इसका जानकारी हमको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उत्पादन संबंधित सभी विवरण कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत इसका लिखा जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत अकाउंटिंग किया जाता है। तो इससे हमको उत्पादन लागत की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का महत्वपूर्ण जो है आवश्यकता है, इसी कारण कॉस्ट अकाउंटिंग किया जाता है। दोस्तों दूसरा पॉइंट है सामग्री नियंत्रण, इन्वेंट्री कंट्रोल। ये क्या है इसको समझते हैं। जैसे कोई भी उत्पादन क्षेत्र में रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, तो इसमें हम सामग्री नियंत्रण करके कि उसका वेस्टेज ज़्यादा नहीं जाए, उत्पादन प्रॉपरली ढंग से हो पाए, तो इसके लिए उन सभी तथ्यों का विवरण रहना जरूरी है कि कितना हमारे पास सामग्री आया, उससे कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो इससे हम सामग्री नियंत्रण कर सकते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है वास्तविक लाभ हानि की जानकारी, नॉलेज अबाउट एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों फिनेंशियल अकाउंटिंग से हम लाभ हानि तो ज्ञात कर पाते हैं, लेकिन वास्तविक लाभ हानि हम ज्ञात नहीं कर पाते हैं, एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें हम ये नहीं जान पाते हैं कि हम जो उत्पादन कर रहे हैं उस पर कितना लागत आ रहा है और उसमें कितना वस्तु उत्पादित हो रहा है और पर यूनिट पर क्या हमको प्रॉफिट हो रहा है, वो उसमें इसकी चर्चा नहीं होती है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में इस बात की चर्चा होती है, तो इससे हमको एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल पाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है मजदूरी विवरण की प्राप्ति, मजदूरी विवरण की प्राप्ति। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब कॉस्ट अकाउंटिंग किया जाता है तो उसमें जितने भी एक्सपेंसेज है उन सभी का अलग अलग विवरण मौजूद होता है। तो उस परिस्थिति में हम मजदूरी विवरण की प्राप्ति हमें आसानी से हो सकती है, ताकि हम ये निर्धारित कर पाएँ कि
हमको इतने मजदूरी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है और उसका हम तुलनात्मक अध्ययन किसी अन्य वित्तीय वर्ष से कर सकते हैं कि उस समय इतने मजदूरी में कितना उत्पादन संभव हो पाया था। इस तरह से एक प्रभावी मैनेजमेंट में कॉस्ट अकाउंटिंग सहायक होता है ताकि हम विभिन्न पहलुओं पर विशिष्ट नज़र रख सके ताकि हमको किसी भी तरह से हानि का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों नेक्स्ट है विभागीय कार्य क्षमता की जानकारी, नॉलेज अबाउट डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी। दोस्तों किसी भी उत्पादन कार्य में, किसी भी उद्योग में सभी कार्य के लिए अलग अलग विभाग बनाया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, उसका फिर एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट होगा, उसका फिनेंशियल डिपार्टमेंट होगा, उसका लेबर डिपार्टमेंट होगा। हर तरह का अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहता है। तो उन सभी के कार्य क्षमता का हमको जानकारी कॉस्ट अकाउंटिंग के अध्ययन से हो सकता है, चूँकि वहाँ सभी कार्यों का विवरण अलग अलग मौजूद होता है। तो इस तरह से हम अपने सभी डिपार्टमेंट के कार्य क्षमता की जानकारी प्राप्त करके उद्योग में, फर्म में एक प्रभावी मैनेजमेंट स्थापित कर सकते हैं ताकि उत्पादन निरंतर चले और वो हमेशा लाभ की परिस्थिति में ही चले, हानि की संभावना कहीं से भी मौजूद उसमें नहीं हो। दोस्तों नेक्स्ट होगा निविदा मूल्य की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ टेंडर प्राइस। दोस्तों जितने भी टेंडर वर्क होते हैं उसका निर्धारण हम फिनेंशियल अकाउंट के जानकारी से नहीं कर पाते हैं। उसका निर्धारण करने के लिए हमको कॉस्ट अकाउंटिंग के विवरण को देखना पड़ता है कि पिछले वर्ष इसमें क्या कॉस्टिंग आया था, तो इस वर्ष क्या कॉस्टिंग आएगा। उसके अनुरूप टेंडर प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, उसका कंप्यूटेशन होता है, उसको हम निर्धारित कर सकते हैं। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की व्यवस्था नहीं हो तो टेंडर प्राइस निर्धारित करने में काफ़ी कठिनाई होगी। दोस्तों नेक्स्ट है सम विच्छेद बिंदु का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ बीईपी, ब्रेक इवेंट पॉइंट। ये ब्रेक इवेंट पॉइंट क्या है हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। ब्रेक इवेंट पॉइंट एक वैसा बिंदु जहाँ फर्म को ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो, अर्थात वो एक पैरेलल, एक समान रूप से कार्य करे। अगर उससे आगे फर्म का कार्य क्षमता बढ़ता है तब वहाँ लाभ होने की संभावना होती है, तो उसे ही ब्रेक इवेंट पॉइंट कहते हैं। तो इसका डिटर्मिनेशन हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अध्ययन से ही, कॉस्ट अकाउंटिंग के विवरण से ही कर पाएंगे कि किसी फर्म को इस बिंदु पे न लाभ होगा न हानि होगा, और उस बिंदु से आगे अगर वह बढ़ता है तो लाभ होगा, उससे नीचे आता है तो हानि होगा। तो इस तरह से ब्रेक इवेंट पॉइंट के निर्धारण में भी कॉस्ट अकाउंटिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसके आधार पर ही किसी भी फर्म का ब्रेक इवेंट पॉइंट निर्धारित किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट है लाभों में परिवर्तन के कारणों को ढूंढना, टू सर्च द कॉजेज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट। कहने का मतलब है कि मान लीजिए हम किसी भी प्रकार के वस्तु का उत्पादन करते हैं और पिछले वर्ष हमें लाभ अधिक हुआ था, पिछले वित्तीय वर्ष में लाभ अधिक हुआ था, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में लाभ कम गया। तो अगर हम अच्छे मैनेजमेंट करता है, अच्छे उद्योग करता है, संचालन करता है, तो हमारी ये जिम्मेदारी होगी कि हम इस बिंदु को खोजें कि आखिर पिछले वर्ष के अपेक्षा हमको इस वर्ष हानि क्यों हुई है या लाभ कम क्यों हुआ है। इस चीज़ को जानना जरूरी है। तो इसकी जानकारी हम कॉस्ट अकाउंटिंग के विवरण के खंगालने से प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किन बिंदु पे क्या चूक हुई है जिससे कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो पाया, कॉस्टिंग बढ़ गया है। दोस्तों कॉस्टिंग बढ़ने से ही लाभ में कमी आएगा। तो ये कॉस्ट के विवरण के अध्ययन करने से हम इस बिंदु को निकाल सकते हैं कि कहाँ क्या चूक हुआ जिससे लाभ इस वित्तीय वर्ष में कम गया है। तो इसके कारण भी कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं रहे जिस फर्म में, वहाँ इन चीज़ों की जानकारी आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती है। तो दोस्तों ये पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ा नीड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसकी आवश्यकता, इसकी ज़रूरत क्यों होती है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है लागत लेखांकन के उद्देश्य से कार्य,
ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका कार्य क्या है। लागत लेखांकन के उद्देश्य कार्य, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। दोस्तों सबसे पहला इसका उद्देश्य होता है या इसका फंक्शन होता है लागत निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। ये लागत निर्धारण कैसे करता है, इस चीज़ को समझना है। दोस्तों जैसा कि हम पहले से जान रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मुख्य फंक्शन ये होता है, मेन फंक्शन ये होता है कि वो कॉस्ट को कंट्रोल करे। कॉस्ट कंट्रोल से ही बहुत सारे समस्याओं का समाधान संभव है। तो इसका पहला फंक्शन होगा लागत निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। आखिर जो उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने वाला है या जो चल रहा है उसके लागत का निर्धारण कैसे किया जाए, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत ही आता है। जब तक लागत हम निर्धारित नहीं करेंगे, उसका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम डिटर्मिनेशन नहीं करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे, तो हम उस लागत पे नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, उस कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं रख सकते हैं। तो कैसे लागत का नियंत्रण किया जा सकता है ये हम समझ लें। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट होगा व्ययों का वर्गीकरण व विश्लेषण करना। जितने भी एक्सपेंसेज है उस सभी का क्लासिफिकेशन करके उसको अलग अलग वर्गीकृत करके उसका विश्लेषण किया जाता है कि ये जो व्यय हो रहा है ये हमारे उत्पादन के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों को हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं व्ययों का वर्गीकरण करके और विश्लेषण करके। दोस्तों नेक्स्ट है व्ययों का विभाजन व उप विभाजन करना, अर्थात जितने भी व्यय हैं उनका अलग अलग समूह में विभाजन करना, फिर उसका उप विभाजन करना और उसका लागत निर्धारण करना। ये महत्वपूर्ण कार्य होता है लागत लेखांकन का। इससे हम लागत का निर्धारण कर सकते हैं, उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है ऐसे व्ययों को पृथक करना लागत का अंग नहीं हो। ऐसे व्ययों को पृथक करना जो लागत का अंग नहीं हो, अर्थात जो लागत का अंग नहीं होगा, जो लागत का अंग नहीं हो। दोस्तों बहुत सारे व्यय होते हैं जो प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो जो प्रोडक्शन से जुड़े हुए मद नहीं होंगे उनको हम कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं डाल सकते हैं। अगर उसको डालते हैं तो हमारा जो कॉस्ट का डिटर्मिनेशन होगा, लागत का जो निर्धारण होगा वो सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो हम वैसे सभी व्ययों को बाहर कर देते हैं जो लागत का अंग नहीं होता है, लागत का पार्ट नहीं होता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट होगा लागत प्रमाप, कॉस्ट स्टैंडर्ड निर्धारित करना। सबसे पहले जब उत्पादन प्रक्रिया शुरू करना होता है तो उसका लागत निर्धारण किया जाता है कि हम इतने लागत में इतना प्रोडक्शन कर पाएंगे। उसको हम लोग कॉस्ट स्टैंडर्ड कहते हैं, लागत प्रमाप कहते हैं। तो उसका निर्धारण हम करके लागत नियंत्रण कर सकते हैं और लागत निर्धारण कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट होगा श्रम, समय, मशीन व औजारों के संबंध में क्षय ज्ञात करना, अर्थात कोई भी उत्पादन होता है तो उसमें श्रम का क्षय होता है, समय वेस्टेज जाता है, मशीनरी का क्षय होता है, औजार का क्षय होता है। तो उसको ज्ञात करके हम लागत निर्धारण कर सकते हैं। अगर ये ज्ञात नहीं होगा तो हम इन क्षेत्रों में प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। जैसे कोई मजदूर अगर कार्य कर रहा है, कोई लेबर अगर किसी मशीन पे कार्य कर रहा है तो वो कार्य से ज़्यादा समय किसी अन्यत्र गतिविधि में देता है तो हमारा उत्पादन कम होगा। तो यहाँ हम उसका कैलकुलेशन करके ये जान पाएंगे कि किस पॉइंट पे कमी रह रहा है जिससे उत्पादन कम हो रहा है। तो ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का महत्वपूर्ण कार्य होता है। दूसरा है तुलनात्मक लागत विवरण तैयार करना। जब हम कंपैरिजन करेंगे 2 वित्तीय वर्ष के उत्पादन में या किसी अन्य फर्म के उत्पादन से, तो उससे हमें पता चलेगा कि हम किन किन बिंदु पे मजबूत हैं और किन किन बिंदु पे वीक है। अर्थात 2 वित्तीय वर्षों के तुलनात्मक विवरण बनाने से हम लागत निर्धारण कर सकते हैं। अगर तुलनात्मक विवरण नहीं बनाते हैं तो हम लागत निर्धारण नहीं कर पाएंगे, एक प्रभावी जो लागत निर्धारण होता है वो नहीं हो पाएगा। तो ये महत्वपूर्ण कार्य होगा, ये कार्य करके हम लागत निर्धारण कर सकते हैं। दोस्तों
अगला पॉइंट होगा लागत नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल, अर्थात हम लागत का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ये कॉस्ट का कंट्रोल करना कॉस्ट अकाउंटिंग का महत्वपूर्ण कार्य होता है, महत्वपूर्ण इसका फंक्शन होता है। तो इस चीज़ को समझना है कि हम लागत नियंत्रण कैसे कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा सामग्री नियंत्रण, मटेरियल कंट्रोल, अर्थात कितने रॉ मटेरियल आ रहे हैं, उससे उत्पादन कितना हो पा रहा है और वेस्टेज कितना जा रहा है, इसका कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, इस पे कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, तो हम लागत नियंत्रण कर सकते हैं। लागत नियंत्रण के श्रेणी में आता है मटेरियल कंट्रोल। नेक्स्ट होगा वेजेज कंट्रोल, मजदूरी नियंत्रण। अगर हम मजदूरी नियंत्रण करते हैं तो उससे भी लागत नियंत्रण होगा, क्योंकि ये लागत नियंत्रण का ही पार्ट है। मजदूरी नियंत्रण करके, वेजेज कंट्रोल करके लागत को नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट है ऊपरी व्यय नियंत्रण, ओवरहेड कंट्रोल, अर्थात जो ऊपरी व्यय होगा, ऊपरी खर्च होगा, जैसे ऑफिस एक्सपेंस हुआ, फेयर एक्सपेंस हुआ, इन तरह के जो एक्सपेंसेज होंगे उनको हम लोग कंट्रोल करेंगे। वो अगर नियंत्रित होता है तो हमारा लागत नियंत्रण होगा। तो ये लागत नियंत्रण मुख्य कार्य है कॉस्ट अकाउंटिंग का। दोस्तों नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट फंक्शन होगा लागत के संबंध में महत्वपूर्ण समंग प्रदान करना। जो भी फर्म में लागत हो रहा है उससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण डाटा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगामी प्रबंधन का रणनीति बनाया जा सके। अगर उत्पादन से संबंधित, लागत से संबंधित अगर हमको डाटा प्रॉपरली, डाटा महत्वपूर्ण डाटा प्राप्त नहीं होगा तो हम आगामी जो प्लानिंग है, नेक्स्ट जो प्लानिंग होगा उसको हम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे और प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लागत नियंत्रण से संबंधित जो समंक है, जो डाटा है, वो मिलना बेहद ज़रूरी है। उसका एनालिसिस करके हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, लागत को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा है स्कंद मूल्यांकन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। दोस्तों इसके अंतर्गत, स्कंद इन्वेंट्री मूल्यांकन के अंतर्गत जो रॉ मटेरियल है या जो उत्पादित वस्तु है, प्रोडक्शन है, उसके अंतिम क्लोजिंग स्टॉक का आसानी से गणना संभव हो पाता है। तो ये मुख्य कार्य है लागत लेखांकन का। दोस्तों दूसरा है विक्रय मूल्य निर्धारित करना, विक्रय मूल्य निर्धारित करना टू डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। जब तक हम कॉस्ट प्राइस नहीं जान पाएंगे, एक प्रभावपूर्ण सेलिंग प्राइस निर्धारित नहीं कर पाते हैं। सेलिंग प्राइस निर्धारित कैसे होता है ये समझिए। सबसे पहले हम उस वस्तु के उत्पादन पर जो कॉस्ट आता है मेरा, उसको ज्ञात किया जाता है, और ये ज्ञात कहाँ से होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से होगा। तो जब हम उसका लागत ज्ञात कर लेते हैं, कॉस्ट ज्ञात करते हैं, तत्पश्चात उस लागत में कुछ प्रतिशत जोड़ा जाता है, और उसका वो कुछ प्रतिशत जोड़ के जो प्रतिशत जोड़ा जाता है वही लाभ प्रतिशत होता है, उतना ही लाभ होगा। तो वो कुछ प्रतिशत लाभ जोड़ा जाता है और उसको लागत मूल्य में जोड़कर एक उसका जो प्राइस होता है, जो विक्रय मूल्य होता है, वो निर्धारित किया जाता है। तो लागत लेखांकन का मुख्य कार्य होता है विक्रय मूल्य निर्धारित करना। इसके अभाव में एक प्रभावपूर्ण विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है योजनाएं एवं नीति निर्धारण, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। दोस्तों फर्म से जो उत्पादन होता है उससे संबंधित जानकारी अगर मिले तभी उसमें आगामी कोई प्लानिंग हो सकता है या कोई पॉलिसी फॉर्मेशन हो सकता है। जब उसका डाटा ही नहीं रहेगा तो हम उसका कोई प्लानिंग नहीं कर सकते हैं और कोई पॉलिसी निर्धारण नहीं कर सकते हैं, चूँकि सारा मैनेजमेंट टिका होता है डाटा पर, और ये डाटा जब तक कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं होगा तब तक प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये मुख्य फंक्शन होगा, मेन फंक्शन होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का। दोस्तों नेक्स्ट होगा अन्य उद्देश्य, अदर ऑब्जेक्ट्स। अदर ऑब्जेक्ट्स जैसे उत्पादन से संबंधित जो भी हम लोग चर्चा नहीं किए हैं, उसके अलावे जो उद्देश्य होगा, जो कार्य होगा, वो अदर ऑब्जेक्ट में हम लोग डालेंगे। जैसे उत्पादन का एक प्रभावपूर्ण जानकारी प्राप्त करना और मशीनरी, संयंत्र, लेबर, इन सब के क्रियाकलाप का एक गणना करना जिससे डाटा प्राप्त हो सके। इस तरह से अन्य भी इसका उद्देश्य हो सकता है। तो दोस्तों आज का ये क्लास यहाँ समाप्त होगा। हमने
कोस्ट अकाउंटिंग के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में इसके अगले पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आपके इस अपने चैनल पे यूजीसी नेट, जेआरएफ, बीकॉम, आईकॉम इन सभी चीज़ों की तैयारी कराई जाती है। तो आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके, उनको भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ नोट्स बनाना अनिवार्य होगा आपके लिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपकी तैयारी प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद है कि आप वीडियोज देखकर नोट्स बनाएंगे और अपनी तैयारी प्रभावपूर्ण तरीके से करेंगे। दोस्तों, बहुत जल्द हम लोग आपके अन्य पेपर को भी, बीकॉम थर्ड पार्ट के अन्य पेपर को भी शुरू करने वाले हैं और उसका प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको वीडियो मिलने लगेगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।